Hello, everybody. Welcome to चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बता दूं। द वे मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर ऑर्गेनाइज्ड। द वे मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर ऑर्गेनाइज्ड। और इकोनॉमिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिस्ट। ये दो वर्ड बताने पहले बहुत ज़रूरी थे। इकोनॉमिक्स का मतलब है कैसे पैसा, इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो इस चीज़ को करने में एक्सपर्ट है वो इकोनॉमिस्ट है। मतलब जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट है वो इकोनॉमिस्ट है। तो स्क्रीन में 3 आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। पहले बॉक्स के अंदर टॉपिक है द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। उसके अंदर हम 6 टॉपिक्स करेंगे कवर। फिर है द इकोनॉमिस्ट एज पॉलिसी मेकर, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर है वाई इकोनॉमिस्ट डिसएग्री, उसके अंदर हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब ये 3 बॉक्सेस से डील करने से पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं। किस चीज़ का? थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भाई, एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। भाई कोई भी फील्ड ले लो भाई, उसकी अपनी लैंग्वेज है और अपना एक तरीका है सोचने का। मैथमेटिशियन हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, भाई इनकी अपनी एक वोकैब है जिससे वो आपस में बात करते हैं। ठीक है ना। मैथमेटिशियन इस्तेमाल करते हैं एक्सियम, इंटीग्रल्स, वेक्टर स्पेसेस। ऐसे ही नीचे मैंने साइकोलॉजिस्ट के वर्ड्स लिख रखे हैं, फिर नीचे मैंने लॉयर के वर्ड लिख रखे हैं। ठीक है ना। मीनिंग मैंने इन सबके राइट साइड में लिख रखे हैं मैंने। ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं ईगो, आइडेंटिटी, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है कि भाई कोई भी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, कोई भी इनकंसिस्टेंट थॉट, स्पेशली एज रिलेटिंग टू बिहेवियरल डिसीजन एंड एटीट्यूड चेंज। कोई भी दिमाग में उल्टे फुल्टे ख्याल आना, कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों से डील करते हैं। लॉयर डील करते हैं वेन्यू से, कि भाई आज ट्रायल किस कोर्ट में होना है, भाई किधर होना है ना। प्रॉमिसरी स्टॉपल का मतलब है किसी ने आपको प्रॉमिस करा था कि भाई मैं आपको ये चीज़ दूंगा अगर आप ये काम कर दोगे। आपने तो उसके कहने से काम कर दिया, पर वो भाई आपका काम अब नहीं कर रहा है। आपने उस पर रिलाई करा, अब वो आपका काम नहीं कर रहा है। तो लॉयर तो इन्हीं चीज़ों से डिस्प्यूट जो होते हैं इनको ही टैकल करते हैं। कह रहा है ऐसे ही इकोनॉमिक्स की अपने वर्ड्स है, अपनी वोकैब है, अपनी लैंग्वेज है। डिमांड, सप्लाई, नॉर्मल सी बातें हैं। कंज्यूमर सरप्लस, डेड वेट लॉस, ये बता देता हूँ। डेड वेट लॉस का मतलब है कि इनएफिशिएंसी आ गई है सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के इंटरवीन करने से। इसका सरल भाषा में मतलब है गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा है तो कुछ ऐसा सरप्लस है जो सोसाइटी को नहीं मिल पाया, कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे जो सोसाइटी को नहीं मिल पाए। कहने का मतलब ना वो कंज्यूमर को मिल पाए ना वो प्रोड्यूसर को मिल पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में इंटरवीन करा। इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक्स की वोकैब है ना, डिमांड, सप्लाई, यही सारे हमारे आगे चैप्टर्स भी चलेंगे। कंज्यूमर सरप्लस, डेड वेट लॉस, ये सब हम टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अब आगे रीड करते हैं। अंडरलाइन वाला जोन जो मैंने कर रखा है वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान से मेमोरी के अंदर रखना पड़ेगा अपने। कह रहा है इन द कमिंग चैप्टर्स यू विल इनकाउंटर मैनी न्यू टर्म्स एंड सम फैमिलियर वर्ड्स डेट इकोनॉमिस्ट यूज़ इन स्पेशलाइज वे। नए नए वर्ड से मिलेंगे जो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं। एट फर्स्ट दिस न्यू लैंग्वेज में सीम एंडलेसली आर्केन। स्टार्टिंग में लगेगा भाई ये लैंग्वेज तो बहुत कम लोगों को पता है, बड़ी मुश्किल है समझने में, पर धीरे धीरे जब हम करेंगे तो इसको समझेंगे तो हमें नए नए तरीके आएंगे चीज़ों को देखने के। ये आपकी पहली स्लाइड में इंफॉर्मेशन है। नीचे मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे 9891156969 और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वारी करनी आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे मूव करते हैं। यहाँ बता रहा है द पर्पस ऑफ दिस बुक इज़ टू हेल्प यू टू लर्न इकोनॉमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग, जो हेडिंग चल रही है मेन। जस्ट एज यू कैनॉट बिकम मैथमेटिशियन,
साइकोलॉजिस्ट, लॉयर, ओवरनाइट, एक रात में तो आप बनोगे नहीं, ना मैथमेटिशियन, ना साइकोलॉजिस्ट, ना लॉयर, ना एक रात में आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, कह रहा है येट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, केस स्टडी एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कह रहा है कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ केस स्टडी पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। दिस बुक विल गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड प्रैक्टिस द स्किल। आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल, केस स्टडीज़ की मदद से आपके अंदर काफ़ी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। कहता है बिफोर डेल्विंग इनटू सब्सटेंस एंड डिटेल ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज़ हेल्पफुल टू हैव ओवरव्यू हाउ इकोनॉमिस्ट अप्रोच द वर्ल्ड। कह रहा है इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग करने से पहले हम जान ले कि इकोनॉमिस्ट किस तरीके से चीज़ों से डील करते हैं। कह रहा है दिस चैप्टर डिस्कस फील्ड्स मेथडोलॉजी। फील्ड्स मेथडोलॉजी का मतलब आपको रियल सिचुएशन जानने का मौका मिलता है। हम रियलिटी को चेक करते हैं तब कुछ सोच पाते हैं। कहता है व्हाट इज डिस्टिंक्टिव। कह रहा है क्या यूनिक है ऐसा अबाउट हाउ इकोनॉमिस्ट कॉन्फ्रंट, कि भाई वो सोचते कैसे, इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं, कि उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। कहता है व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट हाउ इकोनॉमिस्ट कॉन्फ्रंट अ क्वेश्चन, कि वो कैसे सोचते हैं, क्या उनकी सोच है, ये देख रहे हैं, इतनी यूनिक उनकी सोच है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं। व्हाट डज इट मीन टू थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट, कि भाई क्या है इकोनॉमिस्ट की तरह सोचना। ठीक है ना, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बॉक्स दिखाए थे, फर्स्ट बॉक्स कर रहे हैं। फर्स्ट बॉक्स की मेन हेडिंग है द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। फिर उसके अंदर हम 6 टॉपिक्स करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। कहता है इकोनॉमिस्ट ट्राई टू एड्रेस देयर सब्जेक्ट विद अ साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिविटी। कह रहा है इकोनॉमिस्ट भी अपने सब्जेक्ट को साइंटिस्ट के एंगल से ही देखते हैं। दे अप्रोच द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इन मच द वे एज फिजिसिस्ट अप्रोच द स्टडी ऑफ मैटर। कह रहा है जैसे फिजिसिस्ट मैटर की स्टडी को देखता है, ऐसे ही इकोनॉमिस्ट भी अपनी स्टडी को देखते हैं। ठीक है ना, वही उनका नज़रिया है। ठीक है ना, जैसे एक फिजिसिस्ट देखता है, जैसे एक बायोलॉजिस्ट देखता है, वैसे ही एक इकोनॉमिस्ट भी अपनी स्टडी को देखता है। कहता है दे डिवाइस, कह रहा है जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या करते हैं, नए नए तरीके लाते हैं, नई नई थ्योरीज लाते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, फिर रीड करते हैं। कहता है दे मतलब इकोनॉमिस्ट डिवाइस थ्योरीज, कलेक्ट डेटा एंड देन एनालाइज दीज डेटा इन एन अटेम्प्ट टू वेरीफाई और रिफ्यूट देयर थ्योरीज। डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं उनकी जो थ्योरीज बन रही है, जो वो थ्योरी बना रहे हैं, क्या वो थ्योरी सही चल रही है या नहीं चल रही है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिस्ट करते हैं। अब बच्चा कहता है सर क्या थ्योरीज बना रहे हैं इकोनॉमिस्ट। जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई, इकोनॉमिस्ट की एक थ्योरी है इन्फ्लेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रहा। इकोनॉमिस्ट की एक थ्योरी है, उन्होंने स्टडी करी, प्राइस बढ़ रहे हैं, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस में बोला भाई इसको बोलते हैं, एक थ्योरी बना रहे हैं इन्फ्लेशन, ये इसका मतलब है। यहाँ पे बात समझ आ रही है, मैं आपको बड़े आराम से चीज़ें समझा रहा हूँ। तभी तो आप जब फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हो आपको नहीं समझ आता है, क्यों, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। मैं आपको एक एक चीज़ का मीनिंग क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। कह रहा है टू बिगनर्स द क्लेम डैट इकोनॉमिक्स इज साइंस कैन सीम ऑड। कह रहा है लोगों को लगेगा इकोनॉमिक्स भी एक साइंस की तरह है, तो उनको बड़ा अजीब लगेगा जो बिगनर्स है। ठीक है ना भाई, नीचे पढ़ रहे हैं द एसेंस ऑफ साइंस। कहता है साइंस की क्या क्वालिटी है, साइंस की क्वालिटी ही यही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साइंस इज, एसेंस का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। साइंस की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि उसके साइंटिफिक मेथड, कि वो जो भी चीज़ करते हैं किसी इमोशन में बह के नहीं करते हैं। डिस्पैशनेट वर्ड इस्तेमाल करा है, कोई भी इमोशन में नहीं करते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही लॉजिकल और रैशनल लोगों की तरह साइंटिस्ट सोचते हैं। तो यही बोल रहा है, कह रहा है द डिस्पैशनेट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। कह रहा है ये है साइंस, साइंटिफिक मेथड जो उसके है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि साइंटिफिक मेथड का मतलब है कोई भी चीज़ तुक्केबाजी में नहीं हो रही है, सब कुछ सोच समझ के लॉजिकल सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। आगे रीड करते हैं। कह रहा है दिस मेथड ऑफ इंक्वायरी
एज एप्लीकेबल टू स्टडिंग अ नेशंस इकोनॉमी। कह रहा है हम भी नेशन इकोनॉमी को जानने के लिए साइंटिफिक तरीके से ही डील करते हैं। एज इट इज़ टू स्टडिंग द अर्थ ग्रेविटी। कह रहा है जैसे साइंस ग्रेविटी को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, हम भी हर चीज़ ऑब्जर्व करके ही कर रहे हैं। कोई तुक्केबाजी में हम भी कोई चीज़ नहीं बना रहे, हम भी कोई थ्योरी बना रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही बना रहे हैं। ये बोला गया है यहाँ पे, बड़ी सुंदर बात बोली गई है। नीचे आते कहता है ऑल दो का मतलब है हालांकि। आइंस्टाइन कमेंट इज एज ट्रू फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस का यहाँ मीनिंग मैंने लिख रखा है ऊपर, स्टडी ऑफ पीपल इन सोसाइटी। कहता है आइंस्टाइन कमेंट इज एज ट्रू फॉर सोशल साइंस सच एज, इसका मतलब होता है सच एज का फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स इज इट इकोनॉमिक्स एज इट इज़ फॉर नेचुरल साइंस सच एज फिजिक्स। कह रहा है इकोनॉमिक्स भी फिजिक्स की तरह ही है, एक साइंस की तरह ही है इकोनॉमिक्स भी। कहता है हम लैब के अंदर होते हैं तो हम चीज़ों को आंखों के आगे भैया अपना भाई वो लगा लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेंस लगा के देखते हैं। कहता है लोगों को लगता है भाई साइंटिस्ट तो लेंस लगा के देख रहा है तो बड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहा है। इकोनॉमिक्स भी कह रहा है हम बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। फिर से रीड करता हूँ आपके लिए। कहता है आइंस्टाइन कमेंट इज एज ट्रू फॉर सोशल साइंस फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स एज इट इज फॉर नेचुरल साइंस सच एज फिजिक्स। उसी की तरह, फिजिक्स की तरह। मोस्ट ऑफ पीपल नॉट अकस्टम। कह रहा है काफी सारे लोग, नॉट अकस्टम का मतलब है नॉट यूज टू लुकिंग सोसाइटी थ्रू अ साइंटिफिक लेंस। कहने का मतलब है वो सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से देख ही नहीं सकते हैं, उनको पता ही नहीं लग पा रहा काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट सोच रहा है वो साइंटिफिक तरीके से ही सोच रहा है। यहाँ पे इसका मतलब जो अंदर का इंट्रेंसिक मीनिंग है, अंदर का मीनिंग है, गहराई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो हमारा जो मेन कंटेंट चल रहा था वो था थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। उसके अंदर 3 बॉक्स थे, मैंने आपको बता रखा था। तो जो पहला बॉक्स था वो था द साइंटिस्ट एज इकोनॉमिस्ट। उसके अंदर 6 पार्ट्स थे, मैंने आपको बोला था 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से अब हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन थ्योरी एंड मोर। मैं आपको पहले इसका मतलब बड़े आराम से बता दूं। देखो साइंटिफिक मेथड का मतलब है अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं बड़े लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं। हम पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उस ऑब्ज़र्वेशन के बेस में हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं, फिर वक्त के साथ हम और ऑब्ज़र्वेशंस करते रहते हैं। ठीक है ना, रिसर्च है भाई, चलती रहेगी। तो कहता है एसेक न्यूटन द फेमस 17th century साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन allegedly become intrigued one day when he saw an apple fall from a tree। एक दिन उसने देखा पेड़ से एप्पल नीचे आ रहा है। ठीक है ना, allegedly का मतलब है भाई उसके पास वो नेसेसरी क्वालिटी थी कि वो इस चीज़ को समझ पाया। इंट्रीग्यूड का मतलब है भाई वो बड़ा इंटरेस्टेड हुआ इसके बारे में कि जब एप्पल पेड़ से गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड था और उसके बारे में उसने और जानने की कोशिश करी। ठीक है ना, ऐसे उसकी ये ऑब्जर्वेशन थी। फिर उसने थ्योरी बनाई जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना भाई, कह रहे दिस ऑब्जर्वेशन मोटिवेटेड न्यूटन टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी that applies not to an apple falling to the earth but to any 2 objects in the universe। ठीक है ना भाई, उसने एक थ्योरी डेवलप कर दी। वक्त के साथ क्या हुआ भाई, यहाँ लिखा है ना ब्रैकेट में देखो, एल्बर्ट नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस एज आइंस्टाइन वुड लेटर शो। कह रहा है ठीक है थ्योरी डेवलप करी, हर सर्कमस्टांसेस में नहीं चलती, ये हमको आइंस्टाइन ने बाद में बताया। देखो वही हेडिंग में लिखा है मोर ऑब्जर्वेशंस। आप देख पा रहे हो हेडिंग में लिखा है मोर ऑब्जर्वेशंस, तो फिर ऑब्जर्वेशन चलती चलेगी। ठीक है ना, ये चीज़ बताई जा रही है। लास्ट की लाइन में लिखा है यहाँ पे, बिकॉज न्यूटन थ्योरी हैज़ बीन सो सक्सेसफुल एट एक्सप्लेनिंग ऑब्जर्वेशन इट इज स्टिल टॉट इन अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स कोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि न्यूटन की थ्योरी उसकी ऑब्जर्वेशन को बताती थी और बड़ी ही इफ़ेक्टिव रही,
जो उसकी भाई थ्योरी है वो उसकी ऑब्जर्वेशन को बता रही है। तो दुनिया भर के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो बताया है साइंटिफिक मेथड का मतलब है हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे, थ्योरी डेवलप करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ और ऑब्जर्वेशंस करेंगे। कहता है ऐसे ही इकोनॉमिक्स की अपनी थ्योरी है, अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। इकोनॉमिक्स ने ऑब्जर्व करा कि भाई प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ये नीचे लिखा गया है। कह रहा है यहाँ से देखो, an economist might live in a country experiencing rapid increasing prices and moved by this observation develop a theory of inflation। उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी प्राइजेस बढ़ रहे हैं और एक थ्योरी को जन्म दिया इन्फ्लेशन को। तो इकोनॉमिक्स भी साइंस ही है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो साइंटिफिक तरीका है वही इकोनॉमिस्ट का भी तरीका है, ठीक है ना। मतलब इकोनॉमिक्स जो साइंस का तरीका है वही इकोनॉमिस्ट इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक मेथड वहाँ भी है तो यहाँ भी साइंटिफिक मेथड है। वहाँ ऑब्जर्व करके थ्योरी डेवलप कर रहे हो साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स में भी ऑब्जर्व करके ही थ्योरी डेवलप कर रहे हो। चीज़ें समझ ही नहीं आती बच्चों को, हेडिंग क्या बोल रही है समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। रेड जोन में अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है, लगता होगा सब कुछ ही रेड कर रखा है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो रेड तो मुझे मार्क करना ही पड़ेगा। आगे मूव करते हैं। फिर भाई द थ्योरी माइट असर्ट, मतलब बताती है क्लियरली, मतलब माइट का मतलब शायद, द थ्योरी माइट असर्ट, मतलब असर्ट का मतलब है क्लियरली, दैट हाई इन्फ्लेशन अराइजेज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। तो भाई मतलब गवर्नमेंट अगर ज़्यादा मनी बना देगी तो इन्फ्लेशन आता है, ज़्यादा मनी छाप देगी, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर देगी, है ना भाई, तो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है ना। फिर अब इस थ्योरी को वो आगे स्टडी करते हैं। यहाँ देखो, इफ ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी वर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। देखो लोगों को सच बता रहा हूँ नहीं समझ आती। देखो सपोज करो इकोनॉमी के अंदर 10% से हमने मनी सप्लाई को बढ़ाया, लेकिन इन्फ्लेशन 70% से बढ़ गया। तो भाई आपने मनी सप्लाई बढ़ाई 10% से, इन्फ्लेशन बढ़ा 70% से, ठीक है ना। तो ये नहीं माना जाएगा कि इन्फ्लेशन मनी सप्लाई के बढ़ने से ही आ रहा है। देखो यहाँ ये लिखा है, इफ ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब आपने प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करी, वर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू रेट ऑफ इंक्रीज प्राइस। मतलब अब देखो ना, अनरिलेटेड ही तो है, वहाँ 10% बढ़ रहा है, वहाँ 70% इन्फ्लेशन आ गया। तो ये मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब बड़ा ही अजीब सा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। मतलब जो ठीक है प्राइस बढ़ रहा, सॉरी मनी सप्लाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लोगों को लगेगा भाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ रही है। इकोनॉमिक्स में जब दो चीज़ें एक साथ चले, एक ही दिशा में चले, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन आप देखो ना, वो 10% से बढ़ रहा है मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन 70% से बढ़ रहा है, तो ठीक है, इतना मज़े वाली बात नहीं है। तो कहता है कॉमा डाल के यहाँ पे, द इकोनॉमिस्ट वुड स्टार्ट टू डाउट द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। फिर उनको लगेगा उनकी थ्योरी गलत है। लेकिन इफ ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट है मनी का, जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, इफ ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन वर स्ट्रांगली कोरिलेटेड इन इंटरनेशनल डेटा एज इन फैक्ट दे आर, और ऐसा होता है, द इकोनॉमिस्ट वुड बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन देयर थ्योरी, इन द थ्योरी। ये लिखा ना, वर स्ट्रांगली कोरिलेटेड, मतलब अगर 10% से मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो अगर भाई इन्फ्लेशन 9-10 से बढ़ रहा है, 9-10 से बढ़ रहा है, तो भाई नज़र आता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो उनको अपनी थ्योरी पे विश्वास आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो का मतलब होता है हिंदी में हालांकि। हालांकि इकोनॉमिस्ट यूज थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन लाइक अदर साइंटिस्ट, जैसे साइंटिस्ट यूज करते हैं, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन थ्योरी, ऐसे इकोनॉमिस्ट भी करते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट के साथ क्या आता है, दे फेस एन ऑब्स्टेकल दैट मेक्स देयर टास्क स्पेशली चैलेंजिंग। ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट आती है उनके बीच रास्ते में, और उनका टास्क चैलेंजिंग बन जाता है। कहता है फिजिसिस्ट अगर ग्रेविटी की स्टडी कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में बार बार वो किसी चीज़ को नीचे ड्रॉप करके देख सकते हैं कि ग्रेविटी है नहीं। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन की स्टडी करनी है, उसके लिए आप इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा के नहीं देख सकते हो, या आपके हैंड में नहीं है, आप नेशन की इकोनॉमी की मनी सप्लाई को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन साइंटिस्ट तो लेबोरेटरी के अंदर गिरा के चीज़ों को देख सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा के रियल लाइफ में नहीं दे सकते। तो इकोनॉमिस्ट ने लेबोरेटरीज को सब्स्टिट्यूट करा, उन्होंने कहा हम क्या करें, उन्होंने
कुछ केस स्टडियाँ उठाई, वहाँ से सब्स्टिट्यूट करा। मैं स्लाइड को आगे लेके चलता हूँ। To find a substitute for laboratory experiments, economics pay close attention to natural experiments offered by theory। ठीक है ना, वो मतलब अपने मतलब नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स ऑफर्ड बाय हिस्ट्री, मतलब जो भी एग्जांपल्स हुए हिस्ट्री में, जो भी हुआ उनसे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख रहे हैं ना, कहता है मिडल ईस्ट के अंदर जो क्रूड ऑयल है भाई, वॉर होने की वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम हो गई तो डिमांड तो है, तो चीज़ों के प्राइस तो बढ़ेंगे भाई। ठीक है ना। अब यहाँ बता रहा है, फॉर पॉलिसी मेकर्स इट पोज अ डिफिकल्ट चॉइस हाउ बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। कह रहा है जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। अब इस हालात में क्या करें, प्राइजेस बढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि पीछे से क्रूड ऑयल नहीं आ रहा, क्योंकि जो कंट्री ऑयल सप्लाई करती है वहाँ लड़ाई हो गई है, कम आ रहा है तो उसके प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। कहता है लेकिन जो इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट है, ये लिखा, बट फॉर इकोनॉमिक साइंटिस्ट द इवेंट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इफेक्ट्स। उनके लिए एक ये मतलब ये जो एग्जाम्पल है, जो हालात है, ये एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ये जान सके कि अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स के अंदर गड़बड़ी हो रही है, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, जो सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, वो नेचुरल रिसोर्स है, क्रूड ऑयल ज़मीन के अंदर से आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम ये बता रहे हैं भैया, बेसिकली छोटा सा जो कंक्लूजन है वो ये है, साइंस में जो साइंटिफिक मेथड है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर थ्योरी डेवलप होती है, फिर आगे ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। ऐसे ही हमारे जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर भी थ्योरी होती है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे थ्योरी होती है, फिर आगे हम चीज़ें स्टडी करते रहते हैं। ठीक है ना। अब पीछे की तरफ एक बार आपको ले जाऊं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे मूव करते हैं। हाँ तो डियर, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। मूव करने से मैं पहले आपको बता दूं, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, जो हमारी पहली वाली स्लाइड में था, फर्स्ट स्लाइड में था। उसके अंदर 3 बॉक्सेस बने हुए थे। जो पहला बॉक्स था उसकी जो मेन हेडिंग थी वो थी द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। उसके अंदर 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से अब हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, द रोल ऑफ अजम्पशंस। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आराम आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सपोज़ करो हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है और हमारे पास एक लेदर की बॉल है। ठीक है। दोनों बॉल का साइज़ जो है वो इक्वल है। एक प्लास्टिक की बॉल है, एक हमारे पास लेदर की बॉल है। दोनों बॉल्स का साइज़ इक्वल है, लेकिन दोनों बॉल का वेट अलग अलग है। जाहिर सी बात है, जो हमारी प्लास्टिक की बॉल होगी उसका वेट कम होगा, और जो लेदर की बॉल होगी उसका वेट ज़्यादा होगा। साइज़ दोनों का सेम है, डू रिमेंबर, साइज़ दोनों का सेम है, वेट दोनों का अलग अलग है। अब मैं दोनों बॉल्स को छत पे जाके, रूफ में जाके नीचे की तरफ फेंकता हूँ, ग्राउंड पे। ठीक है ना, नीचे की तरफ फेंकता हूँ, तो मोस्टली लोग ये सोचेंगे कि भैया जो लेदर की बॉल है वो जल्दी नीचे गिरेगी क्योंकि वो भारी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बॉल सेम स्पीड से गिरेगी, भले ही दोनों का वेट अलग अलग है, पर दोनों का साइज सेम है। अगर साइज सेम है और वेट अलग अलग है, दोनों बॉल एक ही स्पीड से नीचे गिरेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के लिए सेम है, इसलिए बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय मास। वेट ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं मैं एक और एग्जांपल बोलूं, सपोज करो हमारे पास एक लेदर की बॉल है, एक हमारे पास बीच बॉल है। ठीक है। अब जो हमारी लेदर की बॉल है और जो एक हमारी बीच की बॉल है, इन दोनों बॉल का वेट बराबर है, इन दोनों बॉल का वेट बराबर है। ठीक है। लेकिन दोनों बॉल का साइज़ अलग अलग है, बीच बॉल साइज़ में बड़ी है। तो अगर इन दोनों बॉल को नीचे फेंकूंगा, रूफ पे जाके, छत पे जाके, तो लेदर की बॉल पहले नीचे गिरेगी, बीच बॉल बाद में नीचे गिरेगी। क्यों? उसका साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा है तो एयर उसको रेजिस्ट करेगी, नीचे गिरते वक्त एयर उसको रोकेगी। बात समझ आई है आपको? अब हम रीड करते हैं। कह रहा है, इफ़ यू आस्क अ फिजिसिस्ट हाउ लॉन्ग इट विल टेक अ मार्बल टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ 7th story बिल्डिंग या 10th story बिल्डिंग
ही विल लाइकली आंसर द क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग दैट मार्बल्स फॉल्स इन वैक्यूम। वो बोलेगा अगर एक मार्बल नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, छोटा सा पीस है मार्बल का, एयर उसको भी रेजिस्ट करेगी, लेकिन बहुत उसका रेजिस्टेंस का लेवल बहुत कम होगा, तो हम ये मान रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं एयर है ही नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर है ही नहीं, ठीक है ना। बड़ी चीज़ को, साइज में बड़ी चीज़ को एयर रोकेगी नीचे गिरते वक्त, ठीक है ना भैया। जैसे आप पेपर को फेंकोगे, न्यूज़पेपर को हवा में फेंकोगे तो उड़ता उड़ता लहराता हुआ नीचे आएगा, साइज में बड़ा है तो बड़ी चीज़ को रोकेगी। लेकिन जब मार्बल फेंक रही है तो हम ये बोल रहे हैं एयर उसको रेजिस्ट नहीं कर रही, कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। हालांकि एयर है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, पर वो बहुत कम लेवल पे रेजिस्ट कर रही है, रोक कम लेवल पे रही है उसको। तो जो हमारे फिजिसिस्ट है वो अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वैक्यूम है, मतलब एयर नहीं है कमरे के अंदर। वैक्यूम का मतलब है कि कमरे के अंदर एयर नहीं है, सराउंडिंग के अंदर एयर नहीं है। ऑफ कोर्स, अब रीड कर रहा हूं, ऑफ कोर्स दिस assumption is false. In fact, the building is surrounded by air which exerts friction on the falling marble and slows it down. Yet the physicists will point out that friction on the marble is so small that its effect is negligible. इसलिए स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मान लेते हैं जब मार्बल को नीचे फेंक रहे तो वैक्यूम है, मतलब एयर उसको रेजिस्ट नहीं कर रही है। वैक्यूम है का मतलब है एयर उसको रेजिस्ट नहीं कर रही है। मैंने मीनिंग भी लिख रखा है वैक्यूम का राइट साइड में टॉप पे। अज्यूमिंग द मार्बल फॉल्स इन अ वैक्यूम सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम। बात समझ आ गई। अब नीचे वाले पैराग्राफ में आते हैं। इकोनॉमिस्ट मेक अजम्पशंस फॉर द सेम रीजन। इकोनॉमिस्ट भी इसी वजह से अजम्पशन लेके चलते हैं। क्या चलते हैं? assumptions can simplify complex world and make it easier to understand. assumption लेने से कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं रहती है, आसान बन जाती है, ठीक है ना भाई। कहता है टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल वी माइट अज्यूम दैट वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंट्रीज एंड दैट ईच कंट्री प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। इसलिए हम assumption लेके चलते ताकि चीज़ें स्टडी आसान रहे कि 2 कंट्री है, इकोनॉमी 2 ही गुड्स बनाती है। या आपने बचपन की इकोनॉमिक्स में सीख रखा होगा, 11th-12th की इकोनॉमिक्स में। अगर नहीं भी सीखा हुआ तो कुछ नहीं होता, हम अज्यूम करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कि 2 ही कंट्री है सपोज करो, या 2 ही गुड्स इकोनॉमी बनाती है, ठीक है ना भाई। लेकिन रियलिटी में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं और बहुत सारे गुड्स बनते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। कहता है बट बाय कंसिडरिंग अ वर्ल्ड with only 2 countries and 2 goods we can focus our thinking on essence of the problem। भाई फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट करो, प्रॉब्लम पे ध्यान दो। once we understand international trade in this simplified imaginary world, we are in better position to understand international trade in the more complex world। सही बात है, हम सिंप्लीफाई assumption ले लेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के अंदर हम चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। आगे मूव करते हैं। द आर्ट इज साइंटिफिक थिंकिंग वेदर इन फिजिक्स, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स इन डिसाइडिंग विच assumptions टू मेक। सपोज फॉर इंस्टेंस that instead of dropping a marble from the top of the bottom we are dropping a beach ball of the same weight। हम बीच बॉल फेंक रहे हैं, वेट दोनों का सेम है, बीच बॉल का और मार्बल का, पर साइज अलग अलग है। our physicist will realize that the assumption of no friction is less accurate in this case। अगर हम सोचें कि बीच बॉल के अंदर कि फ्रिक्शन नहीं है तो वो बात गलत हो जाएगी। यहाँ फ्रिक्शन का लेवल ज़्यादा है, मार्बल के केस में फ्रिक्शन का लेवल कम है, तो वहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि वैक्यूम है, एयर रेजिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्ट कर रही है, बीच बॉल का साइज बड़ा है, ठीक है ना। आगे रीड करते हैं। फ्रिक्शन exerts a greater force on the beach ball because it is much larger than marble। The assumption that gravity works in a vacuum is reasonable when studying a falling marble। सही बात है, मार्बल पत्थर को, छोटे साइज की चीज़ को नीचे फेंक रहे हो तो मान लो भाई वैक्यूम है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तब मान लो वैक्यूम है। वैक्यूम है का मतलब एयर नहीं है। बात समझ आ रही है? पर बीच बॉल के केस में ऐसा हम नहीं सोच सकते। कहता है सिमिलरली इकोनॉमिस्ट यूज डिफरेंट assumptions टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चन। सपोज दैट वी वांट टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द इकोनॉमी व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस नंबर ऑफ डॉलर इन सर्कुलेशन। सपोज करो गवर्नमेंट ने
मनी सप्लाई को चेंज करा, ठीक है ना भैया। मनी सप्लाई को सपोज करो हमने बढ़ा दिया, चेंज में तो दोनों चीज़ होती है। अभी हम ये सोच रहे हैं मनी सप्लाई अगर बढ़ा दी, अब हम आगे रीड करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ दिस एनालिसिस इज इन टर्न्स आउट इज हाउ प्राइसेस रिस्पॉन्ड। अब हम देखेंगे अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को चेंज करती है तो प्राइस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पीस का मतलब है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कहता है द न्यूज स्टैंड प्राइजेस ऑफ मैगजीन फॉर इंस्टेंट चेंज ओनली वंस एवरी फ्यू ईयर। कुछ सालों में एक ही बार वो चेंज होते हैं। नोइंग दिस फैक्ट मे लीड अस टू मेक different assumptions when studying the effect of policy change over time horizons। टाइम होरिजन का मतलब है अब हम दो टाइम पीरियड में इसके इम्पैक्ट देखेंगे, एक शॉर्ट पीरियड में, एक लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। फॉर स्टडिंग शॉर्ट रन इफेक्ट ऑफ पॉलिसी वी मे अज्यूम दैट प्राइजेस डू नॉट चेंज मच। शॉर्ट रन में तो हम देख लेंगे भाई प्राइस इतने ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट मनी सप्लाई अगर बढ़ा रही है तो शॉर्ट टर्म में मनी सप्लाई के बढ़ने से आपको पता है इन्फ्लेशन आता है, तो शॉर्ट टर्म में तो हम ये देख लेंगे भाई कि इतने प्राइजेस इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। वी मे इवन मेक एक्सट्रीम एंड आर्टिफिशियल अजम्पशन दैट ऑल प्राइजेस आर कंप्लीटली फिक्स। इतना भी सोच लेंगे चल यार मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस चेंज नहीं हो रहे, शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो रहे, हम ये भी सोच लेंगे चल यार प्राइस फिक्स्ड ही रहते हैं शॉर्ट रन में। फॉर स्टडिंग लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी, लेकिन अगर मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने बढ़ाई तो इन्फ्लेशन तो आना है, तो लॉन्ग रन इफेक्ट में हम ये देखेंगे। हाउएवर वी मे अज्यूम दैट ऑल प्राइजेस आर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। लॉन्ग रन में मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन तो आना ही आना है, तो लॉन्ग रन में हम सोचेंगे भाई प्राइजेस फ्लेक्सिबल है। लेकिन शॉर्ट रन में हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस चेंज नहीं होते, या हद मार के ये भी सोच सकते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। कहता है जस्ट एज फिजिसिस्ट यूज डिफरेंट असम्पशन व्हेन स्टडिंग फॉलिंग मार्बल एंड फॉलिंग बीच बॉल्स। जैसे फिजिसिस्ट अलग अलग असम्पशन ले रहे हैं, मार्बल की बॉल फॉल कर रही है तो उनकी असम्पशन क्या है कि भैया एयर रेजिस्ट नहीं कर रही, बीच बॉल फॉल कर रही है तो एयर रेजिस्ट कर रही है। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अलग अलग असम्पशन ले रहे हैं। जब मनी सप्लाई चेंज हो रही है, मनी सप्लाई जब बढ़ रही है तो शॉर्ट रन में वो कह रहे हैं यार प्राइस चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना भाई। लेकिन लॉन्ग रन में कह रहे हैं कि प्राइसेस चेंज होंगे, ठीक है ना। तो अजम्पशन चेंज हो रही है, ये बता रहा है टाइम होरिजन के साथ। अजम्पशंस आर चेंजिंग विद टाइम होरिजन्स। हाँ तो डियर आगे की तरफ अब मूव करते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। पहली स्लाइड के अंदर स्टार्टिंग में 3 बॉक्स बने हुए थे। पहले बॉक्स की हेडिंग थी द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट, उसके अंदर 6 टॉपिक थे, हम 3rd टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। कहता हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर टीच बेसिक एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है एक साइंटिफिक स्टडी करना, किसके बारे में, ह्यूमन और एनिमल बॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में। हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर टीचेस बेसिक एनाटॉमी विथ प्लास्टिक रेप्लिकास ऑफ ह्यूमन बॉडी। रेप्लिका का मतलब लिखा है नीचे देख सकते हो राइट साइड में, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। ह्यूमन बॉडी की जैसी एक डमी क्रिएट करी जाती थी। दीज मॉडल हैव ऑल द मेजर ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनीज एंड सो ऑन, which allow teachers to show their students very simply how the important parts of the body fit together। नॉर्मल सी बात लिखी है। Because these plastic models are stylized and omit many details। भाई स्टाइलाइज का मतलब है नॉन रियलिस्टिक होते थे और काफ़ी सारी डिटेल इसके अंदर नहीं होती थी। नो वन वुड मिस्टेक वन ऑफ देम फॉर अ रियल पर्सन, कोई इसको रियल पर्सन नहीं समझेगा। कहता है डिस्पाइट दिस लैक ऑफ रियलिज्म, कह रहा है रियलिज्म नहीं था इसके अंदर। स्टडिंग दीज मॉडल इज़ यूजफुल फॉर लर्निंग हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स। पर एटलीस्ट हम ये जान लेते थे इन मॉडल्स को रियल तो होते नहीं थे, कुछ चीज़ें ओमिट होती थी। परफेक्ट ह्यूमन बॉडी तो परफेक्ट नहीं होती थी, छोटी मोटी चीज़ें, कुछ कैपिलरीज कैंसिल हो गई, हटा दी गई वहाँ से, है ना भैया, तो छोटी मोटी चीज़ें हटी होती थी, ठीक है। कैपिलरीज मैं आगे और बता दूंगा अभी आपको, ठीक है ना। तो ये कटी होती थी उसके अंदर से, पर लोग रिसर्च और स्टडी कर सकते थे। तो कहता है इकोनॉमिस्ट ऑल्सो यूज मॉडल टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। कह रहा है इकोनॉमिस्ट भी दुनिया के बारे में जानने के लिए अपने मॉडल बनाते हैं। उनके मॉडल प्लास्टिक
मैनिकन्स की तरह नहीं होते, मतलब डमीज़ की तरह नहीं होते, बल्कि डायग्राम्स और इक्वेशन से उनके मॉडल बताए जाते हैं। ठीक है ना। कहता है लाइक अ बायोलॉजी टीचर्स प्लास्टिक मॉडल, उनका बायोलॉजी में प्लास्टिक मॉडल है। इकोनॉमिक मॉडल्स ओमिट मैनी डिटेल्स टू अलाउ अस टू सी व्हाट इज़ ट्रूली इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक मॉडल भी काफ़ी सारे चीज़ों को हटा देते हैं। जैसे बायोलॉजी के मॉडल है वो भी काफ़ी सारी चीज़ों को ओमिट कर देते हैं, स्टाइलाइज कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसे इकोनॉमिक मॉडल भी हर चीज़ को नहीं रखते हैं। आपको जो मुद्दे की चीज़ है, काम की चीज़, उनको रखते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को वो भी हटा देते हैं। जस्ट एज बायोलॉजी टीचर्स मॉडल डज नॉट इंक्लूड ऑल द बॉडी मसल्स एंड कैपिलरीज, छोटी छोटी जितनी भी छोटी छोटी हमारी ट्यूब्स है जिनमें ब्लड जा रहा है उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, तो वो नहीं होती है इकोनॉमिक मॉडल बायोलॉजी के मॉडल के अंदर। ऐसे इकोनॉमिक्स की मॉडल में छोटे मोटे चीज़ें नहीं होती। एन इकोनॉमिक्स मॉडल डज नॉट इंक्लूड एनी फीचर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना भाई, ऐसे सारे फीचर इकोनॉमिक्स मॉडल के अंदर भी कवर नहीं होते हैं। एज वी यूज़ मॉडल्स टू as we use model to examine various economic issues throughout this book, you will see that all models are built with assumption. कुछ assumption लेके models बनाए जाते हैं। Just as physicists began the analysis of falling marble by assuming away the existence of friction, कह रहा है जैसे ही एक फिजिसिस्ट ने अपना मॉडल बनाया था, पीछे जो हमने सीखा, उसने एक मार्बल फेंका नीचे, मतलब स्टोन फेंका नीचे, तो अज्यूम कर लिया कि भैया एटमॉस्फेयर के अंदर एयर नहीं है ना। अज्यूम क्या करा, अज्यूमिंग अवे द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें हटा दी, है ना भाई। बोला कि वैक्यूम है, वैक्यूम होने का मतलब है, पीछे से कहा था, वैक्यूम होने का मतलब है कि भैया एटमॉस्फेयर में एयर नाम की रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है भैया, तो यही बता रहा है। जस्ट एज फिजिसिस्ट बिगन्स द एनालिसिस ऑफ फॉलिंग मार्बल बाय अज्यूमिंग अवे द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, की कोई फ्रिक्शन नाम की चीज़ नहीं है। इकोनॉमिस्ट अज्यूम अवे मैनी डिटेल्स ऑफ द इकोनॉमी दैट आर इररिलेवेंट टू द क्वेश्चन हैंड। ऐसे इकोनॉमिक्स के मॉडल भी कुछ चीज़ें हटा देते हैं जो इररिलेवेंट है। बात समझ आ गई है, ताकि मॉडल सिंप्लीफाई हो सके। तो ये हमारा कंटेंट थर्ड का ख़त्म होता है। हाँ तो डियर, अब आगे मूव करते हैं। फिर एक बार आगे मूव करने से पहले आपको बता दूं कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, जो हमारी पहली स्लाइड में था। उस स्लाइड के अंदर 3 बॉक्स बने हुए थे। हम उन 3 बॉक्स में से पहले बॉक्स की हेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। उसके अंदर 6 टॉपिक्स थे। हम 4th टॉपिक को अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हेडिंग है आवर फर्स्ट मॉडल द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कहता है फिगर 1 रिप्रेजेंट अ विजुअल मॉडल ऑफ द इकोनॉमी कॉल्ड सर्कुलर फ्लो डायग्राम। वो डायग्राम आपको आगे स्लाइड्स में मिल जाएगा। उस डायग्राम को बोला जा रहा है सर्कुलर फ्लो डायग्राम। कहता है इसके अंदर क्या होता है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर रखा है, डायग्राम को आसान बना रखा है। इसके अंदर हमने 2 डिसीजन मेकर लिए, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इनपुट्स सच एज लेबर, लैंड, कैपिटल। सही बात है, फर्म गुड्स बनाएगी और इनपुट का यूज़ करेगी। दीज इनपुट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में आपको पता है इनपुट्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जिनकी मदद से हम काम करते हैं। हाउस होल्ड ओन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूम ऑल गुड एंड सर्विसेज दैट द फर्म प्रोड्यूस। हाउस होल्ड्स के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कहने का मतलब सरल भाषा में अगर बोलूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखो हाउस होल्ड को बोला जा रहा है ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हाउस होल्ड से, घरों से ही तो लेबर फैक्ट्री के पास जाएगी काम करने। समझ आया कि नहीं आया? लैंड, लेबर घर से काम करने जाएगी। लैंड भी बताया तो सपोज करो मेरी कोई ज़मीन पड़ी थी तो मैंने किसी फैक्ट्री को रेंट पे दे दी, तो हाउस होल्ड ही फैक्टर्स और प्रोडक्शन के ओनर है। वो फर्म्स को फैक्टर और प्रोडक्शन दे रहे हैं और फर्म उनके बदले गुड्स बना रहे हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। भाई घर से निकल के तो बिजनेसमैन काम करने जाएगा फैक्ट्री के अंदर। तो इन चारों चीज़ों के ओनर कौन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन है, हाउस होल्ड। और उसके बदले में फर्म क्या बनाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज। आगे मूव करते हैं। कह रहा है हाउस होल्ड एंड फर्म्स इंटरैक्ट इन टू टाइप्स ऑफ मार्केट। हाउस होल्ड और फर्म इंटरैक्ट करते हैं दो किस्म की मार्केट में। एक है मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज, यहाँ पे हाउस होल्ड चीज़ों को खरीदेंगे, हाउस होल्ड आर बायर एंड फर्म्स आर सेलर, और फर्म अपने गुड्स बेचेगी। सेकेंड मार्केट है इन द मार्केट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड आर सेलर। सही बात है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड ये चार चीज बेचेगी और फर्म इन चार चीज़ों को खरीदेगी। ठीक है, ये रही वो दो मार्केट। आगे मूव करते हैं। द सर्कुलर फ्लो डायग्राम offers a simple way of organizing economic transaction that occur between household and firms in the economy। आगे स्टार्ट करते हैं। कहता है द टू लूप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो डायग्राम आर डिस्टेंट बट रिलेटेड। डिस्टेंट का मतलब है डिफरेंट। कह रहा है दो लूप्स है, दो यहाँ पे लूप्स चल रहे हैं, दो बातें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम किसी रस्सी को टाई कर देते हैं तो दो लूप्स बाहर आते हैं, उस पर जब गांठ बांध देते हैं तो दो लूप्स बाहर आ जाते हैं ना गांठ बांधने के बाद। तो वैसे ही बता रहा है यहाँ पे दो लूप्स है। द इनर लूप रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। द हाउस होल्ड सेल the household sell the use of their labor, land, capital to firm in the market of factors of production। कह रहा हाउस होल्ड सेल करते हैं, वही हाउस होल्ड ओनर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के भाई, तो वो सेल करते हैं। कहाँ सेल करेंगे अपनी चीज़, कौन सी मार्केट में, मार्केट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ पे भी थी ये बात। ठीक है, द फर्म देन यूज दिस फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड। फिर लैंड, लेबर, कैपिटल का इस्तेमाल करेंगी और उसकी मदद से क्या बनाएगी, गुड्स बनाएगी। विच इन टर्न आर सोल्ड टू हाउस होल्ड इन द मार्केट ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मार्केट में जाएंगे हम गुड एंड सर्विस की, एरिया ऊपर स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे हाउस होल्ड को गुड्स बेच दिए जाएंगे। बात समझ आ गई है, या आगे मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा। फिर एक आउटर लूप है। द आउटर लूप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट करॉस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ डॉलर्स। द हाउस होल्ड स्पेंड मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म। हाउस होल्ड पैसा खर्च करेंगे और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। The firm use some of the revenue from these sales to pay factors of production। फिर जो रेवेन्यू आएगा फर्म्स के पास गुड्स बेचने के बाद, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेवेन्यू देंगे। मतलब अगर हाउस होल्ड से फर्म के पास लेबर काम करने गई थी तो अब फर्म की जिम्मेदारी है उनको कुछ पेमेंट भी करेगी, लेबर को वेजेस भी दी जाएगी। ये लिखा जा रहा है यहाँ पे। बात समझ आ गई है। अब ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, आप सेल्फ स्टडी रीड करोगे तो आपको समझ आएगा, अपने मन से रीड करोगे नॉर्मल सी बात है। काफ़ी अच्छी मैंने आपकी फाउंडेशन प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, यहाँ पे वो एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आगे बता रहा है द सर्कुलर फ्लो डायग्राम इन फिगर 1, फिगर अभी आने वाली है, इज़ वेरी सिंपल मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक सर्कुलर फ्लो मॉडल वुड इंक्लूड। अगर इस मॉडल को और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके अंदर गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड की बातें डाल दी जाएगी, ये बताया जा रहा है। जैसे ब्रैकेट में लिखा है अ पोर्शन ऑफ दैट डॉलर यू गेव टू स्टारबक्स। मतलब स्टारबक्स का मतलब है स्टारबक्स को एक फर्म माना जा रहा है। जो हमने स्टारबक्स को पैसे दिए हैं, अब उन पैसों में से, अभी तो मैंने आपको बताया फर्म्स को हम गुड एंड सर्विसेज लेंगे तो पैसे देंगे, फर्म का रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करी जाएगी। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसमें से फर्म को टैक्स भी पे करना पड़ सकता है, ये बता रहे। तो वो मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं। अब मैं डायग्राम की तरफ चलता हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम। ये रेड कलर से जो है यहाँ पे एरोस, ये इनर लूप है। ग्रीन वाले एरोस हमारा आउटर लूप है। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे हाउस होल्ड ये रहा, फर्म ये रही। हाउस होल्ड ने क्या दिया, हाउस होल्ड ने दिया भैया
लैंड लेबर कैपिटल, उसके बाद लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हमारे मैंक्यू भाई साहब ने नहीं बताया, तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो है ही। ये हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, किसको दिए? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ आ गए? फर्म के पास आ गए। फर्म ने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर वो सर्विसेज और गुड्स किसको बेच दिए? हाउस होल्ड्स को बेच दिए। इनर लूप खत्म हो गया, ठीक है। आउटर लूप में हाउस होल्ड ने पैसा खर्च किया, पैसा स्पेंड करा, फर्म को रेवेन्यू मिला, फर्म के पास पैसा आ गया, फर्म ने उस रेवेन्यू में से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को उनके पैसे दिए, लैंड को रेंट दिया, लेबर को वेजेस दी, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया, और वो सारी के सारे पैसे किसके पास आ गए घूम के? हाउस होल्ड के पास आ गए। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर फ्लो ख़त्म होता है। हाँ तो डियर, आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करने से मैं पहले आपको बता दूं फिर से, हमारी जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। जो पहली स्लाइड में था वहाँ 3 बॉक्सेस बने हुए थे। जो पहला बॉक्स था उसकी मेन हेडिंग थी द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। अब उसके अंदर हम 5th टॉपिक कवर कर रहे हैं। 5th टॉपिक का नाम है आवर सेकंड मॉडल द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर। रीड करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रीड करते हैं, आपको अच्छा समझ आएगा। कहता है मोस्ट इकोनॉमिक मॉडल अनलाइक द सर्कुलर फ्लो डायग्राम आर बिल्ट यूजिंग द टूल ऑफ मैथमेटिक्स। कह रहा है बहुत सारे डायग्राम, अनलाइक का मतलब है डिफरेंट है, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम, और एक डिफरेंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहा है हेयर वी यूज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट such models called production possibilities frontier to illustrate some basic economics ideas। अब ये कह रहा है नीचे जो मैंने अंडरलाइन करा है वो जोन इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने आपको बता दिया। कह रहा है इकोनॉमी 2 गुड्स प्रोड्यूस करती है, सपोज करो कार और कंप्यूटर प्रोड्यूस करती है, और सारे के सारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती है। अब नीचे बता रहा है डेफिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की क्या डेफिनेशन है। कुछ लोग इसको पीपीसी भी कहते थे बेसिक क्लासेस में, पर आप हाई क्लास में आ गए तो उसको पीपीएफ के नाम से जाना जाता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ ग्राफ दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएगा आउटपुट के। इन दिस केस कार एंड कंप्यूटर्स that the economy can possibility produce given the available factors of production। कुछ हमारे पास factors of production अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी मदद करके हम कितने कार बना सकते हैं, कितने कंप्यूटर बना सकते हैं, ये बताएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक ग्राफ के थ्रू। एंड द अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेट फर्म यूज टू टर्न दीज फैक्टर्स इनटू इन आउटपुट। और कुछ टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है हमारे पास, कार में भी कुछ टेक्नोलॉजी है हमारे पास बनाने की, कंप्यूटर्स में भी कुछ टेक्नोलॉजी है हमारे पास कंप्यूटर को बनाने की। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब फैक्टर्स और प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करेंगे और उससे आउटपुट को जनरेट करेंगे। आगे की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है फिगर 2, ये हमारी फिगर 2 है रेड वाली, ठीक है। कह रहा है फिगर 2 बताती है इफ इकोनॉमी यूज ऑल इट्स रिसोर्सेज इन कार इंडस्ट्री इट प्रोड्यूस 1000 कार एंड नो कंप्यूटर। जो पैराग्राफ पहला वाला है उसके लिए मैं फिर मैं डायग्राम को बताता हूँ ये क्या बता रहा है, आपको जल्दी जल्दी इस पूरे पेज को बताने की कोशिश करता हूँ। पहला पैराग्राफ हमें ये बता रहा है, आप डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख सकते हो बड़ी क्लियरली। कह रहा है अगर हम इस पॉइंट पे है तो इकोनॉमी सारे के सारे कार्स बना रही है और कंप्यूटर ज़ीरो बना रही है, और अगर हम इस पॉइंट पे है तो इकोनॉमी सारे के सारे कंप्यूटर्स बना रही है, कार को ज़ीरो बना रही है। और ये बता रहा है पेज, अगर हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी कार्स बढ़ रही है, 600 से 700 हो रही है, और कंप्यूटर्स हमारे कम हो रहे हैं, 2200 से 2000 रह रहे हैं। आगे मूव करते हैं।
कहता है, यहाँ से रीड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, नॉट एवरी कंसीवेबल आउटकम इज फीजिबल. फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बिटवीन टू इंडस्ट्रीज, द इकोनॉमी कैनॉट प्रोड्यूस the amount of car, the economy cannot produce the amount of car and computer represented by C. फिर डायग्राम की तरह मूव करते हैं. कह रहा है जो सी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है. कह रहा है हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ए से बी में जा रहे हैं तो हमारी कार्स बढ़ रही है, कंप्यूटर कम हो रहे हैं, लेकिन सी पॉइंट पे नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड है. ये पॉइंट हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बियॉन्ड है, हम यहाँ नहीं जा सकते. ए से बी जा सकते हैं क्योंकि एक रिसोर्स कार, एक गुड्स अगर आप कार को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर्स कम हो जाएंगे, लेकिन सी में हम नहीं जा सकते. आगे मूव करते हैं. Karen outcome is said to be efficient if economy is getting all it can from scarce resources it has available. कह रहा है वो efficient outcome है जो अपने हम limited resources का best use कर रहे हैं. पॉइंट्स ऑन, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर पॉइंट है वो एफिशिएंट बताते हैं, और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे पॉइंट है वो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें बताते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो पॉइंट डी की तरफ. पॉइंट डी जो डायग्राम के अंदर है, रेड वाले डायग्राम के अंदर है, वो हमें इनएफिशिएंट बता रहा है, और ए बी जो पॉइंट है वो हमें एफिशिएंट रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन बता रहे हैं कि हम रिसोर्सेज का पूरा ढंग से यूज कर रहे हैं. ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं. यहां से रीड करते हैं. फॉर सम रीजन परहैप्स वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग लेस देन इट कुड फ्रॉम रिसोर्सेज इट हैज़ अवेलेबल. कह रहा है जो पॉइंट डी है वो बता रहा है कि देश में सपोज करो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, मतलब लेबर है, रिसोर्सेज है, पर वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो इनएफिशिएंट रिसोर्स है. ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं अब हम. कह रहा है इफ़ द सोर्स, यहाँ पे है, इफ़ द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इज एलिमिनेटेड द इकोनॉमी कैन इंक्रीज इज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड. अगर इनएफिशिएंसी हटा दे तो गुड ज़्यादा बनेंगे, हम पीपीसी या पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर आ जाएंगे. बात समझ आ गई है पक्का से? वही नीचे बता रहा है, हम डी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, वही डायग्राम वाली बात बता रहा है नीचे. सेकंड पैराग्राफ में आते हैं इस पेज के. कहता है वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस इन चैप्टर 1. मतलब कहने का मतलब है जो हमारा पीछे वाला वीडियो था वहाँ मैंने आपको 10 प्रिंसिपल्स बता रखे थे, उनमें एक प्रिंसिपल था पीपल फेस ट्रेड ऑफ, है ना भाई. पीपल ट्रेड ऑफ्स को फेस करते हैं, मतलब एक गुड को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुड का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. स्लाइड को आगे लेके चलते हैं. कह रहा है दिस ट्रेड ऑफ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अनदर 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. कह रहा है हमने एक और प्रिंसिपल को समझा. क्या समझा? द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट. सही बात है. अब डायग्राम को बड़े आराम से देखना. जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो मैं कार्स को बढ़ा रहा हूँ लेकिन कंप्यूटर्स को खो रहा हूँ. तो भैया किसी एक चीज़ को पाने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है. यहाँ मैंने कार को पाने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, कार हम बढ़ा रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ रही है, हमें कार का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और इसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि भाई कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है. नीचे लिखा है दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बात समझ आ गई? नॉर्मल सी बातें लिखी हुई है, बड़े आराम से हम समझ रहे हैं. यहाँ से रीड करते हैं. डैट इज एट पॉइंट ए द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 कार इज 200 कंप्यूटर. सही बात है. ए पॉइंट से जब हम आगे की तरफ मूव करें तो ए पॉइंट पे हम देख रहे हैं अगर आगे की तरफ मूव करेंगे तो 100 कार बढ़ाने के लिए हमें 200 कंप्यूटर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ये बात हम सीख रहे हैं. आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम कार्स को बढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर्स को कम कर रहे हैं. बात समझ आ गई? और इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम स्लोप भी बोलते हैं. इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. यहाँ मैंने लिखा हुआ है इस तरफ. स्लोप का मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा
एक्स, एक वाई एक्सेस है हमारा, एक हमारा एक्स एक्सेस है। मैं आपको बता दूं बड़े ध्यान से, डेल्टा वाई जब हम ए की से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम 200 डेल्टा वाई है, और डेल्टा एक्स की जो हमारी वैल्यू है वो है 100, यानी आंसर आया 2। इस 2 का जो इंट्रेंसिक अंदर का मतलब है, इसका मतलब ये अगर हम एक कार को बढ़ा रहे हैं, अब हम यूनिटरी बेसिस में चीज़ों को ला रहे हैं, अब हम एक कार को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करना है। अभी तक जो डायग्राम में नंबर्स गिवन थे हमें, वो ये बता रहे थे जब हम 100 कार को बढ़ा रहे हैं तो 100 कंप्यूटर्स, सॉरी, जब हम 100 कार को बढ़ा रहे हैं तो 200 कंप्यूटर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन जो स्लोप बताता है वो ये बताता है जब हम एक कार को बढ़ा रहे हैं तो हमें 2 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, यूनिटरी बेसिस में चीज़ ला रहा है। बात समझ आ गई है? इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं भाई। अब हम यहां से द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर इज नॉट कॉन्स्टेंट। अब ये क्या बात बता रहा है मैं आपको बड़े ध्यान से बताना चाहूँगा, बड़े प्यार से। फिर डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। जो जो नीचे पैराग्राफ लिखा है, सेकंड वाला पैराग्राफ, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आप ध्यान से समझे, बड़े बेसिक से बताऊँगा। देखो डायग्राम में आपको ब्लू कलर के, सॉरी, स्क्रीन में आपको ब्लू कलर के डायग्राम भी नज़र आ रहे हैं। एक डायग्राम ऊपर है, एक डायग्राम नीचे की तरफ है। डायग्राम ऊपर वाले को ए नाम दे देते हैं और डायग्राम नीचे वाले को बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ब्लू कलर वाले को आप ध्यान से देखें। जो डायग्राम ए है आप ध्यान से देखो, जब मैं डायग्राम ए में आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, इस तरफ, मतलब गुड एक्स को अगर मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, तो वाई का ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है वाई कम हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो आप देखो वाई का जो सैक्रिफाइस है वो स्टार्टिंग के अंदर, वाई का जो सैक्रिफाइस है वो हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। स्टार्टिंग में जो हमारा सैक्रिफाइस है वो कम है, ये देखो ध्यान से देखो, ये गैप, ये गैप, ये गैप छोटा सा है, चिन्ना सा गैप है, ये दिख रहा है। फिर गैप सैक्रिफाइस बढ़ रहा है, फिर सैक्रिफाइस और बढ़ रहा है, ये गैप, ये गैप, ये गैप और ये गैप, ये तीनों गैप को आप ध्यान से देखो तो ये गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सैक्रिफाइस हमारा बढ़ रहा है। अगर कभी हमारा सैक्रिफाइस, मतलब जो हम वाई गुड को खो रहे हैं, एक्स को पाने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो वाई गुड को हम खो रहे हैं, तो इस वाली शेप को बोलते हैं पहले तो कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं? कॉनकेव शेप इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो हमारा स्लोप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, जो स्लोप है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सैक्रिफाइस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारी एक्स को पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखें, जब हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वाई का जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जा रहा है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही स्लोप बोला जाता है। तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको कॉनकेव शेप भी बोला जाता है। नीचे वाले डायग्राम में देखें, अगर हम एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई का जाहिर सी बात है सैक्रिफाइस तो हो रहा है, वाई का सैक्रिफाइस तो हो रहा है, वाई कम हो रहा है, लेकिन जो ये सैक्रिफाइस है धीरे धीरे सैक्रिफाइस कम होता जा रहा है, और सैक्रिफाइस कम होता जा रहा है तो इस वाली शेप को बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। और यहाँ पे जो हमारी स्लोप है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बेटर बता रहा हूँ। सैक्रिफाइस को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो हम खो देते हैं एक्स को पाने के लिए। एक्स को जब बढ़ा रहे हैं तो वाई गुड को खो रहे हैं, वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अगर वो सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे तो कॉनकेव शेप है, और अगर वो सैक्रिफाइस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उसको कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको शेप्स के बारे में भी बता दिया है। आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अब जो रेड वाला डायग्राम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, वो भी कॉनकेव शेप को बता रहा है। बोर्ड शेप भी कहते हैं, मतलब झुक जाना, बोर्ड शेप भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो कॉनकेव शेप है उसमें सैक्रिफाइस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता है, मैंने बताया। तो जो डायग्राम में पॉइंट एफ की तरफ हम मूव करेंगे, पॉइंट एफ से हम आगे की तरफ जाएंगे, तो स्टार्टिंग के अंदर जब पॉइंट एफ से हम आगे की तरफ जाएंगे तो स्टार्टिंग के अंदर सैक्रिफाइस कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम डायग्राम में आगे चलते रहेंगे, ई पॉइंट के आसपास आते जाएंगे, तो सैक्रिफाइस का लेवल क्या आगे, जब ई पॉइंट के आसपास आ जाएंगे तो जब हम आगे बढ़ाएंगे गुड एक्स को तो सैक्रिफाइस बढ़ता चला जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जो एफ पॉइंट के आसपास का जोन है उसको लोग फ्लैटर जोन कहते हैं, और उसके बाद के जोन को लोग स्टीपर जोन भी
बोलते हैं। अब मैं आपकी मैंक्यू भाई साहब की तरफ मूव करता हूँ। तो बॉटम में जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में यही बातें हमें सारी की सारी बता रखी हैं कि स्टीप शेप क्या है, ठीक है ना, फ्लैटर शेप क्या हो रही है, यही हमें बता रखा है। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो सैक्रिफाइस है वो कम है और बाद में जो सैक्रिफाइस है वो ज़्यादा है। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब हम कार्स को बढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर का सैक्रिफाइस कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में जब हम कार्स को बढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर का सैक्रिफाइस बढ़ रहा है। सपोज करो पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं, डायग्राम में आते हैं। सपोज करो पहले हम कहीं यहाँ पे थे, इस तरफ, पहले हम यहाँ पे थे, सारे के सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर्स को बनाने में व्यस्त थे, उसके अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर को बना रहे थे। अब हम जैसे जैसे कार की तरफ मूव करते हैं तो हमने उन लेबर को कार बनाने में भेजा जो कंप्यूटर को बनाने में इनएफिशिएंट थी, कंप्यूटर्स को बनाने में इनएफिशिएंट थी। तो उनके कार में जाने से कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी में फॉल तो आया पर ज़्यादा फॉल नहीं आया स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हमारी जो लेबर है वो कंप्यूटर को बनाने में इनएफिशिएंट है, उनके जाने से इतना कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी में फॉल नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं तो जो लेबर कार को बनाने में एफिशिएंट थी हम उसको भी वहाँ भेज रहे हैं। तो वहाँ कहाँ जो लेबर कंप्यूटर को बनाने में एक्सपर्ट थी उसको भी हम कार की तरफ भेज रहे हैं। बात समझ आ रही है? जो कंप्यूटर बनाने में एक्सपर्ट थी, एफिशिएंट थी, उसको कार की तरफ भेज रहे हैं। तो जब एफिशिएंट लेबर को कंप्यूटर से हटा रहे हैं, कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी के जोन से हटा रहे हैं, तो सैक्रिफाइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही सारी बातें इन पैराग्राफ के अंदर आपको नजर आ रही है, जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है आपकी स्क्रीन के अंदर। आगे की तरफ मूव करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, व्हेन इकोनॉमी इज यूजिंग मोस्ट ऑफ इट रिसोर्सेज टू मेक कार such as point E, the resource best suited to making car are already at work in car industry। बात समझ आ रही है? कह रहा है when economy is using most of its resources to make car, सारे resources कार की तरफ मूव कर रहे हैं। सच पॉइंट ई जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, बॉटम की तरफ आ रहे हैं, द रिसोर्स बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग कार आर ऑलरेडी एट वर्क इन कार इंडस्ट्री, वो कार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जो अच्छे एम्प्लॉय थे, अभी ई पॉइंट की तरफ जब हम जा रहे हैं, प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल कार मीन्स मूविंग सम ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर टेक्नीशियंस आउट ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। हम कंप्यूटर इंडस्ट्री से अच्छे लोगों को नीचे आगे कार बनाने के लिए भेज रहे हैं, तो कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर सैक्रिफाइस नजर आ रहा है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे की तरफ मूव करते हैं। तो एक चीज और बता दूं यहाँ पे, देखो जब हम स्टार्टिंग में कार को बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में जब हम कार को बढ़ाते हैं तो कंप्यूटर का सैक्रिफाइस कम होता है, तो स्टार्टिंग में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम है। बाद में जब हम कार को बढ़ाते हैं तो कंप्यूटर का सैक्रिफाइस ज़्यादा होता है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सैक्रिफाइस है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? जो हम कंप्यूटर का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कंप्यूटर का सैक्रिफाइस कम है और बाद में कंप्यूटर का सैक्रिफाइस ज़्यादा है, ये बता रहे हैं हम आपको। तो स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। आगे की तरफ मूव करते हैं। कह रहा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज ट्रेड ऑफ बिटवीन द आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एट गिवन टाइम, बट ट्रेड ऑफ कैन चेंज ओवर टाइम। ये ट्रेड ऑफ एक गुड को पाना और दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना है, चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है देखते हैं। सपोज करो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई कंप्यूटर की इंडस्ट्री के अंदर। सपोज करते हैं कंप्यूटर एडवांसमेंट आ गई कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये रहा डायग्राम, देख सकते हो आप। सपोज करो कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ गई, तो हम कंप्यूटर को अब ज़्यादा बना पा रहे हैं। 3000 नहीं बना रहे बल्कि 4000 बना रहे हैं, अगर हम सारे के सारे रिसोर्स कंप्यूटर पे लगा दें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये जो कंप्यूटर में एडवांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर मतलब फास्ट कंप्यूटर बन रहे हैं, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट जी की तरफ चले जाएंगे। हम पॉइंट ए से पॉइंट जी की तरफ चले जाएंगे, ए से जी की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अब अगर हम थोड़ी सी कार को बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी 600 से 650 कार को बढ़ा रहे हैं, हम कार को तो बढ़ा पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं हमारी थोड़ी सी कार क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन साथ में हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो 2200 से 2300 नज़र आ रहे हैं हमें।
क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बनाने में एडवांसमेंट आ गई है। कंप्यूटर बनाने में क्या आ गई है? एडवांसमेंट आ चुकी है। जब हम ए से जी जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी अब कार्स भी बढ़ रही हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एडवांसमेंट आ गई है। वो रिसोर्स कंप्यूटर को अच्छा बना रहे हैं। बात समझ आती है? तो यहाँ पे ये वाला जोन हमारा ख़त्म होता है। हाँ तो डियर, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। स्लाइड नंबर 1 पे 3 बॉक्सेस बने हुए थे। पहले बॉक्स की मेन हेडिंग थी द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। अब हम उसका 6th टॉपिक कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। कहता है मैनी सब्जेक्ट्स आर स्टडीड ऑन वेरियस लेवल। फॉर एग्जांपल मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट जो किसी स्पेसिफिक चीज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी केमिकल कंपाउंड दैट मेक अप लिविंग थिंग्स। सेलुलर बायोलॉजिस्ट वो है जो मल्टीपल चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों को कंबाइन करके स्टडी कर रहे हैं, विच आर मेड अप ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड एट अ सेम टाइम आर देमसेल्फ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल सी बातें बता रखी है आपको, मॉलिकुलर और सेलुलर की बात हमें बता रखी है। मॉलिकुलर जो किसी स्पेसिफिक चीज़ से डील करेंगे, सेलुलर जो मल्टीपल या मैनी केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। अब नीचे इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो स्टडी ऑन वेरियस लेवल्स। वी कैन स्टडी डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म्स। एक तो हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म की स्टडी करते हैं, और वी कैन स्टडी इंटरैक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म इन मार्केट फॉर स्पेसिफिक गुड एंड सर्विसेज, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस मिलते हैं। और वी कैन स्टडी ऑपरेशंस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, और या हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर सकते हैं, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंडिविजुअल की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और सबकी स्टडी इकट्ठे करने को क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे की तरफ मूव करते हैं। कह रहा द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड सब्जेक्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ हाउस होल्ड्स एंड फर्म मेक डिसीजंस एंड हाउ दे इंटरैक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट। जो हम पीछे भी दोबारा पढ़ रहे हैं, अब पीछे भी पढ़ चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड फिनोमिना। हम होल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। कहता है अ माइक्रो इकोनॉमिस्ट माइट स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेंट कंट्रोल ऑन हाउसिंग इन न्यूयॉर्क सिटी। मतलब गवर्नमेंट ने अगर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रेंट कंट्रोल कर दिया, मतलब कुछ भी रेंट बोल दिया कि इतना मिनिमम रेंट लिया जाएगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस इंडिविजुअल चीज़ की स्टडी करेंगे। फॉरेन कंपटीशन का क्या इम्पैक्ट है यूएसए की ऑटो इंडस्ट्री में, उसकी स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। कहता है मैक्रो इकोनॉमिस्ट माइट स्टडी द इफेक्ट ऑफ बोरिंग बाय फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है जहाँ पे पावर डिवाइड है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। कहता है, फिर से पढ़ता हूँ, अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट माइट स्टडी द इफेक्ट ऑफ बोरिंग बाय फेडरल गवर्नमेंट, द चेंज ओवर द टाइम इन द इकोनॉमीज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि कितना चेंज आ रहा है बेरोजगारी के अंदर, और ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ टू प्रमोट ग्रोथ इन नेशनल लिविंग स्टैंडर्ड, और क्या पॉलिसी बनाई जाए इससे पूरी नेशन की ग्रोथ हो लिविंग स्टैंडर्ड की। तो एज अ होल स्टडी करी जा रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर क्लोजली इंटरट्विन्ड बिकॉज चेंज इन ओवरऑल इकोनॉमी अराइज फ्रॉम डिसीजंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल चेंज करेंगे तो एज अ होल भी चेंज आपको नज़र आएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरिंग द एसोसिएटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन। जब तक माइक्रो डिसीजन नहीं पता होंगे, आप मैक्रो लेवल पे डिसीजन की स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट माइट स्टडी इफेक्ट ऑफ फेडरल इनकम टैक्स कट ऑन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कि भाई अगर इनकम टैक्स के अंदर कोई कट आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा गुड एंड सर्विसेज के ऊपर। उससे पहले, बट टू एनालाइज दिस इशू वी मस्ट कंसिडर हाउ इनकम टैक्स कट अफेक्ट इंडिविजुअल डिसीजंस। कि ये पहले ये देखो कि इनकम टैक्स जो कट है वो इंडिविजुअल डिसीजंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, फिर देखेंगे एज अ होल वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। कह रहा डिस्पाइट द इनहेरेंट लिंक बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स द 2 फील्ड्स आर डिस्टेंट। दोनों में लिंक है पर दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। बिकॉज दे एड्रेस डिफरेंट क्वेश्चन,
ईच फील्ड हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ मॉडल्स विच आर ऑफन टॉट इन सेपरेट कोर्सेज। दोनों के भैया अपने मॉडल्स हैं और दोनों ही पढ़ाए जाते हैं, विच आर ऑफन टॉट इन सेपरेट कोर्सेज। अलग अलग, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है। तो यहाँ पे हमारा ये जोन ख़त्म होता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चेतन शर्मा क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस वीडियो विल इन्हांस योर नॉलेज लेवल। मैंने एक एक चीज़ बड़े आराम से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता रखी है। चेतन शर्मा क्लासेस इज़ द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक और लॉजिकल तरीके से किया जाता है। ठीक है भैया, आप मुझसे कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9891156969। आपको ये वीडियो देखते वक्त बड़ा अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा, स्टडी बहुत सिंपल लगेगी। आप इसके जो नोट्स है वो PDF है, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। ताकि आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकें, इसलिए आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।